ओपिनियन इज सेम। सर आप अकाउंट्स का जो भी बेसिक है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बेसिक कुछ अकाउंटिंग टर्म्स प्रिंसिपल्स जो है उसी सीक्वेंस से जाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं बच्चों। उस सीक्वेंस से जाएंगे। फिर भी उस सीक्वेंस से भी गए तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, आपको अगर नहीं समझा, सर बेसिक सिखाया था आपने फिर भी याद नहीं रहा, तो आप बिंदास कोई भी कंसेप्ट, कोई भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं समझा मैंने बोला हुआ, तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप जो प्रिंसिपल्स पे फोकस कर रहे हो कि प्रिंसिपल या फिर थ्योरी, स्टार्टिंग में जो थ्योरी है वो ले लो, ठीक है। देखो थ्योरी वैसे तो बहुत भरी हुई है, तब वैसे तो 3-4 महीने की बैच भी चली तो उसमें थ्योरी चल सकती है, इतनी थ्योरी भरी हुई है, लेकिन हमें हमारे काम की और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम में आने वाली वो थ्योरी देखनी है। दूसरी चीज, किसी भी चीज की डेफिनेशन रट्टा करने की, डेफिनेशन या फिर उसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन रट्टा या लर्न करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज वर्ड समझने का ट्राई करो, क्योंकि आपकी एग्जाम डेफिनेटली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में जरूरी होता है नॉलेज। आपको क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। अरे अरे अरे, किया किया किया, तो म्यूट किया और म्यूट ही रहो बच्चों। हाँ, आपके घर की स्टोरी यहाँ पे समझ जाएगी तो कैसे चलेगा भाई, राज को राज ही रहने दो और शांत बैठो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कल का टॉपिक कंटिन्यू कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, और दूसरा बेसिक, तो आई विल गो फ्रॉम बेसिक, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। एक लेक्चर का जो पार्ट पढ़ाया था इट डजेंट मीन कि वो वेस्ट हुआ है, वो भी काम में आएगा, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये समझ के जाएंगे तो जर्नल शायद से आपको ज़्यादा जल्दी कैच हो जाएगा, इसलिए मैं बेसिक से ही जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या एग्जैक्टली, तो नाम से ही समझ गए आप, अकाउंट्स इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें फटाफट फटाफट काम की चीज़ें जो जो है मैं बताते जाऊंगा। इन केस मेरा स्पीड ज़्यादा हो गया, फास्ट हो गया, जो भी है, तो मुझे वैसे अपडेट करो, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम लगा तो। अरे नोट्स को और बड़ा कर दो आपके लिए, चलो ये रहे नोट्स, हम हो जाते हैं छोटे, नोट्स हो गए बड़े। तो देखो, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, आप पैसे के लिए जो भी करते हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सिंपल, मैं गली क्रिकेट खेलता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो क्रिकेटर्स है वो दिल्ली क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं गली में हूँ तो वो दिल्ली में है, ठीक है, गली और दिल्ली, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो खेलने के पैसे ले रहे हैं, राइट, तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इन टर्म्स ऑफ मनी, वही हम सिर्फ अकाउंट्स में देखेंगे। दूसरी चीज, जैसे आपको आपके मॉम ने फूड कुक करके दिया, मदर ने, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, प्यार के वजह से दिया, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आपके ही मॉम की एक कैंटीन है या फिर ये उनका होटल है और उन्होंने फूड दिया, तो ऑफकोर्स पर्पज इकोनॉमिक हो जाता है। A salaried person gets salary and spends on buy groceries, clothing and so on, ठीक है। ऑफ कोर्स भाई जिसको भी सैलरी मिलती है वो एक्सपेंस करता है ना, किराना लेना है भाई, क्लोथ्स खरीदने हैं या फिर और कोई चीज़ें, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे खर्चा करेंगे, ठीक है। नाउ अ बिजनेस रन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आल्सो कैरीज मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस रन करने हैं तो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें होते हैं। कौन से, फॉर एग्जाम्पल देखो, परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स परचेस करने हैं। अरे बिजनेस कर रहा हूँ तो गुड्स परचेस करूंगा और सेल करूंगा, उसी को बिजनेस बोलते हैं ना, तो परचेस करना है ये एक एक्सपेंस है, गुड्स सेल करेंगे फिर तो इनकम हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एक्सपेंस या इनकम, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बता जा रहा है। पेमेंट ऑफ शॉप रेंट, शॉप भाई फॉर एग्जांपल रेंटेड प्लेस है तो मंथली रेंट पे करेंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। पेमेंट ऑफ सैलरी, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह पे करनी है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसे के लिए हो रहा है ना, सब कुछ जो चीज़ें पैसे के लिए होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो देखो आगे, सिमिलरली अ गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड स्पेंड्स ऑन वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। और इवन सिर्फ ह्यूमन का नहीं, मैं तो अभी फॉर एग्जांपल आपके अभी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, किस लिए, ऑफकोर्स एक तो रीज़न है टीचिंग, मेरा पैशन है, मुझे पसंद है टीचिंग, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा इंटेंशन है पैसा, ठीक है। तो पैसे मिलने के बाद डेफिनेटली मैं स्पेंड करूंगा, तो वैसे गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट के पास इनकम का सोर्स क्या है, सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
उसमें इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी। तो जो भी है टैक्सेस का कलेक्शन गवर्नमेंट के पास होगा और गवर्नमेंट वो स्पेंड करेगा डेवलपमेंटल पर्पज के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मेट्रो ट्रेन आई, किसने पैसा दिया? गवर्नमेंट ने। ब्रिज बनाया, डैम बनाया, ठीक है, हॉस्पिटल से या फिर गवर्नमेंट स्कूल से जहाँ पे फ्री में एडुकेशन मिलता है, तो ये सब फैसिलिटीज कैसे मिलती है? गवर्नमेंट इसके लिए स्पेंड करती है। तो ये सब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है। तो टैक्सेस का कलेक्शन जितना भी होगा और टैक्सेस का कलेक्शन सब यूज करती है गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आगे देखो, everybody want to keep a record of its transaction to have adequate information about economic activities। ये मुद्दे की बात है कि बच्चों हम जो डे टू डे लाइफ में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कुछ पैसा आ रहा है, कुछ जा रहा है, वट एवर द ट्रांजेक्शन इज, लेकिन हर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लिख के रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है, सबकी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो इट अंडरटेक्स सो दैट दिस रिकॉर्ड्स हेल्प्स इट इन द डिसीजन मेकिंग, सो दैट वो डेटा अगर हमने लिख के रखा तो हमें फ्यूचर में काम में आएगा, राइट। एग्जाम्पल देखो, सैलरीड पर्सन है, मतलब ऐसा पर्सन जो जॉब कर रहा है, सैलरीड पर्सन वुड लाइक टू नो टू हुम ही ओज मनी। सैलरीड पर्सन को देखना पड़ेगा ना कि किस किस को पैसा देना है, राइट। और दूसरी चीज किससे लेना है वो भी तो देखो, टू हुम ही हैज गिवन द मनी, किसको पैसे देके रखे। तो ये तो सबको याद रखना पड़ेगा ना। मैंने अगर मेरे दोस्त से पैसे लिए तो मैं लिख के रखूंगा फ्यूचर में इसको देना है, ओके। कस्टमर से मुझे लेना है, मैंने उसको गुड सेल किया तो वो भी लिख के रखूंगा, तो ऑब्वियस है रिकॉर्डिंग तो बनता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन लिख के रखना जरूरी है। अ बिजनेस वुड लाइक टू नो वेदर इट हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। हाँ, ये बात तो है, हर एक पर्सन बिजनेस क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। दिन रात खून पसीना सब कुछ एक करके बिजनेस किए जा रहे हैं, इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो दिन ब दिन बिजनेस चल रहा है, ऐसा बिजनेस करते करते 1 साल हो गया। अब डेफिनेटली मुझे जानना जरूरी है कि 1 साल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। अरे समझना चाहिए ना, बाकी लोगों को बताने का जाने दो, लेकिन खुद को तो समझे कि हमने साल भर में बिजनेस करके क्या कमाया, ओके। वैसा तो दिखता है कि सेल हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक्सपेंस इतने ज़्यादा है कि हम लॉस में हो जाए। तो हर बिजनेस को जानना जरूरी है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। तो देखो आगे, आपका ध्यान एरो के पास होना चाहिए और हाईलाइट भी करते जा रहा हूं मैं, ठीक है। एंड हुम इट हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, और ये भी जानना जरूरी है कि हमने किसको गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं, एंड फ्रॉम हुम मनी इज टू बी रिकवर, किस किस से पैसे लेने हैं। ये सब देखना जरूरी है बच्चों हर बिजनेस के लिए। तो अकाउंटिंग डिसिप्लिन हैज बीन डेवलप्ड टू सर्व दिस पर्पज। तो ये जो अकाउंटिंग डिसिप्लिन डेवलप हुआ है, जो अकाउंटिंग हम देख रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम या मैंने अलग अलग जो भी नाम दिए होंगे, वो जो हम देख रहे हैं बच्चों, उसका सिंपल सा पर्पस क्या है कि ये बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है कि अकाउंटिंग लिख के रखना, रिकॉर्ड मेंटेन रखना, प्रॉफिट है या लॉस है चेक करना, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, ये सब कुछ डेटा प्रॉपरली मेंटेन करना है, ओके। तो इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपका बीच बीच में ओपिनियन लेते जाऊंगा तो आप मुझे रिप्लाई करना, ठीक है। अभी नहीं, मैं आपको बोलूंगा। आगे देखो, तो अकाउंटिंग हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एंड प्रेजेंटिंग सुटेबल इंफॉर्मेशन टू एड डिसीजन मेकिंग, ओके। देखो अकाउंटिंग को, ओके यस, करता हूं मैं एक्सप्लेन। अकाउंटिंग हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब सिर्फ इंडिया की बात, जम्मू कश्मीर की बात, किसी कंट्री की बात नहीं चल रही भाई, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाओ अकाउंटिंग हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। अरे कोई भी कंट्री हो, रिकॉर्ड तो मेंटेन करेंगे ना, तो अकाउंटिंग हर जगह पे है। और अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या होता है, मतलब क्या करते हैं एग्जैक्टली उसमें? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांजैक्शन लिख के रखना, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या बच्चों? ट्रांजैक्शन मतलब सीधी बात लेन देन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। तो सिंपल है, मैंने 2 रुपए का पेन परचेस किया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ रहा है जा रहा है ना बच्चों, कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन कैश पे भी हो सकता है, मतलब इमीडिएट पैसे दे दिए, या फिर क्रेडिट मतलब उधारी वाला भी हो सकता है, ठीक है। उधारी मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो ट्रांजैक्शन डे टू डे लाइफ में हर जगह पे होता है, तो ये लिख के रखना जरूरी है। एंड इवेंट्स एंड प्रेजेंटिंग सुटेबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प, एड मतलब हेल्प होती है किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए।
अब डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे हेल्प होगी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल हाँ, ये है सैनिटाइजर. नहीं, एग्जांपल नहीं, सच्ची में सैनिटाइजर है. ठीक है, ये सैनिटाइजर की बॉटल मैंने प्रोड्यूस की. अब मैंने अकाउंटिंग मेंटेन किया कि इसमें लिक्विड डाला, कितना क्या क्या डाला, बॉटल कितने की आई. तब मुझे पता चला कि सर इसकी टोटल कॉस्ट है 30 रुपीज़, मुझे 30 रुपीज़ लग रहे हैं प्रोड्यूस करने में. अब मैं डिसाइड कर सकता हूं ना कि कितने में सेल करें. मतलब मैं डिसीजन ले सक रहा हूं सेलिंग प्राइस का. तो ये डिसीजन मेकिंग में क्यों ले सका, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया. समझ रहे हो? कौन सी स्क्रीन, आपको आपको यही दिख रहा है ना बच्चों, स्क्रीन पीछे? क्लियर द स्क्रीन डियर अकाउंट्स असिस्टेंट, नहीं समझाओ. ओके, हो गया ना क्लियर? ठीक है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. एक्चुअली एक्चुअली कैसा है, पहली बात तो जूम में इतने सारे कंट्रोल्स है कि मैं आपको म्यूट कर दूंगा, आपकी चैट बंद कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करते आएगा. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सब मैच्योर्ड बच्चे हो, इसलिए मैं कुछ इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ. सब समझदार हो, सबको समझता है, चलने दो. तो आप ऐसा कुछ मत करना बीच में. ठीक है, नाउ मतलब अच्छी भाषा से आप समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी. तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे बात कर रहा था आपसे, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब एक डाउट जो आया है वो मैं पहले क्लियर करता हूँ. सरप्लस का मीनिंग क्या है? ठीक है, डिफाइन सरप्लस. सी, सरप्लस का अगर डिफाइन करना रहा तो आंसर इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. व्हाट आई एम सेइंग, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर, सॉरी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इनकम हुआ. ठीक है, साल भर में 5 लाख रुपए इनकम हुआ और 3 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ. तो मुझे क्या मिला? 2 लाख. ये हुआ मेरा सरप्लस. ठीक है, तो नॉर्मली प्रॉफिट को ही सरप्लस बोलते हैं. लेकिन एक टाइप का बिजनेस होता है बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मतलब आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह देखे होंगे ना बच्चों, जो समाज सेवा करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते. तो ऐसे बिजनेस में सरप्लस नाम यूज होता है. और इवन गवर्नमेंट के केस में देखो, गवर्नमेंट का कैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, यस, सरप्लस बजट, वेरी नाइस. तो सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट, ऐसे 3 टाइप के बजट होते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तीनों अभी टॉपिक निकला है. तो सरप्लस बजट मतलब क्या? गवर्नमेंट की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का टैक्सेस का कलेक्शन होने वाला है 2 लाख करोड़ रुपीस. ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का प्रपोज एक्सपेंडिचर है कि हम मेडिकल के एक्सपेंस करने वाले हैं, या फिर ट्रेन बनाने वाले हैं, लोगों को सैलरी बढ़ाने वाले हैं, बोनस देने वाले हैं. तो जो भी एक्सपेंस होगा वो है फॉर एग्जांपल 1,70,000 करोड़ रुपीस. आने वाला कितना है? 2 लाख करोड़. जाने वाला कितना है? 1,70,000 करोड़. सो 30,000 करोड़ रुपीज ये गवर्नमेंट के पास बच गया ना, तो ये है सरप्लस. तो ऐसे बजट जहां पे ऐसा आपका प्रपोज्ड होता है कि आने वाली इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो इसे बोलते हैं सरप्लस. तो ये हो गया सरप्लस बजट. ओके, दूसरा होता है डेफिसिट बजट. डेफिसिट मतलब लॉस. उल्टा, 170 करोड़ आने वाला है लेकिन गवर्नमेंट 200 करोड़ खर्चा करने वाला है, इसे बोलते हैं डेफिसिट बजट. और अगर आपने रिसेंटली बजट देखा होगा तो 9.5% कुछ तो भी डेफिसिट एक्सपेक्टेड किया हुआ है जीडीपी का. मतलब गवर्नमेंट इस बार बहुत लोन लेने वाला है, फॉरेन कंट्री से लोन लेने वाला है, और गवर्नमेंट के जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एयरपोर्ट वगैरह है, वो बेच देने वाले हैं. गवर्नमेंट को बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है और इस बार बहुत एक्सपेंस करने वाली है. इनकम मतलब टैक्सेस का कलेक्शन कम, लेकिन खर्चा ज्यादा करने वाली है गवर्नमेंट. तो वो हो गया डेफिसिट बजट. और बैलेंस बजट मतलब नाम से समझ जाओ ना, बैलेंस, जितना आया उतना गया. 200 करोड़ का कलेक्शन और 200 करोड़ का खर्चा, ये हो गया बैलेंस बजट. ठीक है, यस. तो सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. आई होप सबको क्लियर हो गए तीनों कंसेप्ट. ठीक है, अब मैं इस पॉइंट में आ रहा हूँ. और जिसने डाउट पूछा ना बच्चों, अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आप बस रिप्लाई भी कर देते जाओ, यस सर क्लियर हो गया, ऐसा कुछ जो भी है, क्लियर हुआ नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ स्टूडेंट्स, अब जाते हैं थोड़ा आगे.
स्टूडेंट्स वर्ड टू वर्ड नहीं रीड करूंगा मैं, ऑब्वियसली वर्ड टू वर्ड अगर रीड करेंगे तो 4-6 महीने लग जाएंगे, मैंने आपको बोला। और आपके पास बुक है तो आप बुक रीड कर सकते हो, ठीक है। और बुक रीड करने के बाद आपको जो भी वर्ड डाउट रहा ना, बिंदास स्क्रीनशॉट निकालो, वहीं पे स्क्रीनशॉट निकालो, फोटो निकालो, मुझे सेंड कर दो, मैं आपको आंसर दूंगा, ओके। लेकिन वर्ड टू वर्ड रीड नहीं होगा। एडवांस बुक एक्सपेंडिचर मतलब मीनिंग पूछ रहे हो क्या एडवांस बुक एक्सपेंडिचर का? ओके ओके, देखो अब एडवांस एक्सपेंडिचर को एक दूसरा नाम क्या क्या? देखो एडवांस बुक एक्सपेंडिचर अगर हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से सोचे तो इसमें एडवांस एक्सपेंडिचर जो होता है उससे एक दूसरा नाम है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड मतलब क्या? एडवांस में पेड, ठीक है। तो फ्यूचर ईयर्स के फ्यूचर के एक्सपेंडिचर अगर हमने अभी से दे दिए ना, उसे बोलते हैं एडवांस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एडवांस में दे दिया तो एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो अकाउंटिंग बहुत सालों से चलते आ रहा है बच्चों, ठीक है। मतलब अभी अभी आया ऐसा कुछ टर्म नहीं है। द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग वर मोस्ट लाइकली फर्स्ट सॉन इन बैबलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 4000 BC, ओके। तो 4000 BC, अरे बाप रे, बिफोर क्रिस्ट 4000 मतलब इतने सालों पहले कुछ अकाउंटिंग के सीड्स, मतलब अकाउंटिंग तब से स्टार्ट हुआ था इन शॉर्ट, ओके। यस यस यस, एक्चुअली इवेंट इवेंट मतलब कैसा होता है कि बिजनेस में ऊपर वर्ड था इसलिए मैं आपका आंसर दे रहा हूं। ऊपर था ट्रांजैक्शंस और इवेंट, ठीक है। इवेंट मतलब सपोज हमने कोई एसेट परचेस की, ओके, या फिर किसी लायबिलिटी वगैरह पे कर दी, तो वो इवेंट इवेंट के कैटेगरी में आता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हु रिकॉर्डेड, देखो तब उस जमाने में इतने पहले इजिप्ट में वगैरह लिखा जाता था हु रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड टैक्सेस। तो टैक्सेस पेड किए, वेजेस पेड किए, तब इतने सालों पहले भी लिखा जाता था, ठीक है। हिस्टोरिकल एविडेंस रिवील दैट इजिप्शियन मतलब इजिप्ट के लोग जो थे यूज सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग फॉर देयर ट्रेजरीज वेयर गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल्स वर केप्ट, ओके। तो तब भी वो कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स यूज करते थे ट्रेजरी के लिए। तो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना जरूरी है हिस्ट्री की, अकाउंट्स कब स्टार्ट हुआ है, कब से थे उसके सीड्स। तो याद रखना दोनों भी चीजें, नाम भी और ईयर भी। 4000 BC इतने पहले से था, और बैबलोनिया एंड इजिप्ट 2 कंट्रीज में था, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हाँ चलो अब अकाउंटिंग का मीनिंग, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है अकाउंटिंग का मीनिंग देखने के बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं भाई अपने सर बेसिक से लिया है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अरे आप तो कॉमर्स में आ गए और ये बोल रहे आर्ट है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। देन क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 चीजें। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हर चीज मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है, ट्रांजैक्शंस हो या इवेंट्स हो, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट और फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल मैं मेरे देश पे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मतलब क्या भाई, रुपीज में है क्या, नहीं ना, तो अकाउंट्स में नहीं आता। अकाउंट्स में वही चीज आती है जो आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है, और लुका पैचियोली एक पर्सन है जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया। तो वो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना डबल एंट्री सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ओके। तो जो भी फाइनेंशियल नेचर मतलब, हाँ
ओके, तो जो फाइनेंशियल नेचर इन द सेंस जो इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर फोकस और करना जरूरी है। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ही रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल। ओके, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में। अब आप बोलोगे जर्नल मतलब क्या? बच्चों जर्नल मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, आप टेक्निकल टर्म्स का टेंशन मत लो कि इसका डेफिनेशन क्या आएगा। हर चीज की डेफिनेशन पता होना जरूरी नहीं है और आगे आएगा, अगर जरूरी होगा तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम दिया होगा उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं जर्नल पे था तो ध्यान दो, जर्नल मतलब डे बुक। ओके, डे बुक का मतलब क्या? डे में मतलब दिन भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, ओके, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, मतलब उधारी पे है, कैश पे, जो भी है, तो दिन भर के ट्रांजैक्शन लिख के रखने का एक बुक, दैट इज डे बुक, जर्नल। कल ही हमने देखा JOUR, ठीक है, जर। तो और सब्सिडियरी बुक, अब ये सब्सिडियरी बुक्स आपके लिए नया है। देखो अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों। सब्सिडियरी बुक में ऐसा है कि सपोज मेरा बिजनेस बड़ा है, ठीक है, समझ लो मेरे बिजनेस की लेवल बहुत बड़ी है और एक अकाउंटेंट पे काम नहीं होता, मुझे मल्टीपल अकाउंटेंट जॉब पे रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अकाउंटिंग का डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल, भाई तू परचेस का एंट्री देख ले, ऐसा होता है ना बिजनेस में, मल्टीपल पर्सन रहे तो भाई तू परचेस का काम देख लेना, भाई तू सेल्स का देख लेना, भाई तू कैश वगैरह का काम तो देख लेना। तो ऐसे काम बांट दिया जाता है ना, वैसे ही जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं सेपरेट सेपरेट बुक्स में। ये होता है सब्सिडियरी बुक्स, और वो कौन से होते हैं वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आएगा तब। तो ये दोनों भी बुक याद रखना, जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स आर प्राइमरी बुक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, 4 ऑप्शन आएगा तो याद रखना जरूरी है कि जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक। सपोज आपको पूछा जाएगा विच इज द प्राइमरी बुक, फर्स्ट ऑप्शन जर्नल, दूसरा सब्सिडियरी, तीसरा बोथ एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है बोथ, जर्नल भी और सब्सिडियरी बुक दोनों भी प्राइमरी बुक्स है। आफ्टर रिकॉर्डिंग दे आर ट्रांसफर टू सेकेंडरी बुक्स। देखो सबसे पहले रिकॉर्डिंग किया जाता है प्राइमरी बुक में, जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में, ठीक है, उसमें हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद वो ट्रांसफर किया जाएगा सेकेंडरी बुक में। अब ये सेकेंडरी बुक कौन सा है? लेजर। लेजर ये एक सेकेंडरी बुक है, ठीक है। अब लेजर कैसा होता है या क्या किया जाता है इसमें बच्चों? लेजर का शेप ऐसा टी शेप होता है, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड होती है डेबिट, राइट वाली साइड होती है क्रेडिट। तो इसमें क्या किया जाता है, जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन किए हमने वो सभी इसमें ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है, ये जो हम लेजर बनाते हैं ना बच्चों, लेजर हम पर्सन वाइज बनाते हैं, मतलब एक पर्सन से मुझे कितना लेना है, एक पर्सन से मुझे कितना देना है, मुझे जर्नल में नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि जर्नल में मैंने बहुत कुछ लिख के रखा है, साल भर के ट्रांजैक्शन उसमें सब है। मैंने किसी को पेमेंट दिया, किसी से लिया, कैश था, क्रेडिट था, सब कुछ लिख के रखा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसका नाम है रैना से कितना पैसा लेना है वो नहीं समझता ना, उसके लिए ये सेकेंडरी बुक है जिसका नाम है लेजर, ठीक है। लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, कैसे करते हैं देखेंगे। नेक्स्ट, हाँ, इन लेजर ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज। तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग कैटेगरी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स या लायबिलिटीज में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, यस। और जर्नल से, जर्नल ये जो बुक है उसमें से जो एंट्री ट्रांसफर कर दिया जाता है लेजर में उसे बोलते हैं पोस्टिंग, POSTING, पोस्टिंग कर दिया, ठीक है? आगे आफ्टर लेजर पोस्टिंग, देखो आगे दिया हुआ है, लेजर पोस्टिंग होने के बाद बैलेंस ऑफ ईच लेजर आर फर्स्टली समराइज इन ट्रायल बैलेंस टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, लेजर प्रिपेयर करने के बाद, लेजर प्रिपेयर हो गया तो लेजर बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है ट्रायल बैलेंस। तो सब के सब लेजर है वो क्लोज करो और उनके क्लोजिंग बैलेंस ले लो। तो क्लोजिंग बैलेंसेस लेने के बाद बन जाता है लेजर, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ट्रायल बैलेंस। यहां पे आपके लिए नया वर्ड है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल टोटल लोगे ना आप, एक साइड की टोटल ले ली, दूसरी साइड की टोटल ले ली, वो मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच हो रही है तो आपने राइट किया, मतलब यहाँ पे आपने कैसे टेस्ट कर लिया, मैथमेटिकली, ठीक है। इसी को बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी।
Yes, 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 students. I'm sending the link within a minute. चलो चलो जनता, चलो जल्दी फटाफट से हो जाओ ज्वाइन। ओके, चलो स्टूडेंट्स, एडिशन होते रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। यस, तो बच्चों हम थे पॉइंट पे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मैंने बोला आपको कैलकुलेट मतलब अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल टोटल, ठीक है। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर दो साइड टैली हो रही है, डेबिट और क्रेडिट की टोटल मैच हो रही है, तो हमने जो भी किया वो सही किया, उसे बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। अब एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था अभी जस्ट, एसेट्स क्या होता है। तो एसेट मतलब बच्चों प्रॉपर्टी जो मेरी खुद की है। आपके पास मोबाइल है, यस, ये आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी है। जायदाद, ठीक है, तो घर है, फर्नीचर है, मशीनरी है। तो जो जो चीजें ऐसी है कि मतलब वो डेली नहीं लेते बच्चों हम, ठीक है। आप रोज मोबाइल नहीं खरीदते ना, समझ रहे हो। आप एसेट यूज करते हो 2 साल 3 साल 4 साल, डिपेंड से आप कितना यूज करोगे, आप पे है, लेकिन वो होता है एसेट। और डे टू डे लाइफ में अगर मैंने कुछ पैसे दिए लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं मिला, मतलब सैलरी जैसा, सैलरी पे किया लेकिन उसके बदले में कुछ मिला नहीं ना, कोई चीज़ नहीं मिली, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। नाउ ये हो गया ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद इन्होंने बोला है देन फर्दर समराइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और उसी की बाद में समरी, ट्रायल बैलेंस का कन्वर्जन होता है ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, ठीक है। नाउ बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि ये बेसिक था और मैंने नहीं सिखाया था, आपको जस्ट एक बार दिखा दूं। हाँ, ये फर्स्ट लेक्चर था बच्चों हमारा, राइट। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको जल्दी से समझ जाएगा, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट सेशन था हमारा इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें देखो मैंने क्या क्या बताया था। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या होता है, देन रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद था जर्नल, ठीक है। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। इसी चीज़ों के बारे में मैंने भी बात की थी, ठीक है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं, बुक से ही जाते हैं हम लोग। लेकिन जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट हवा में था, ठीक है। आपको भी बेस से ही लेके जा रहा था मैं। शॉप, हाँ, शॉप भी एसेट है, यस बच्चों, आपका खुद का शॉप है तो यस, शॉप भी आपकी एसेट है डेफिनेटली, ठीक है। देखो आगे, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखो काम की बात थोड़ी सी आ रही है। मॉडर्न अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम विच वाज इन्वेंटेड बाय लुका पैचियोली। स्टूडेंट्स नाम याद रखना, डबल एंट्री सिस्टम मॉडर्न अकाउंटिंग में आज के डेट में लुका पैचियोली की जो सिस्टम है वही यूज की जाती है। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा इन्वेंशन किया है बच्चों, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है आज के डेट में। अकाउंटिंग हर कंट्री डबल एंट्री सिस्टम का यूज करती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ही रोट द फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग इन 1494। और उन्होंने 1494 में, जस्ट मैंने लिखा है ना आपको, 1494 में लुका पैचुअली ने एक बुक लिखा था, बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग पे, ठीक है। और तब से उन्होंने फादर ऑफ अकाउंटिंग बन गए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ऑल्सो कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे आप आपके लैंग्वेज में बात करते हो कम्युनिकेशन के लिए, वैसे बिजनेस का कम्युनिकेशन अगर करना है, बिजनेस के बारे में कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज है, इसका नाम है अकाउंट्स।
ठीक है। तो अकाउंटिंग इज डन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स विच आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। हाँ, अकाउंटिंग किसका किया जाता है? इकोनॉमिक इवेंट्स, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसा आया गया, पैसे से रिलेटेड कुछ हुआ, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब एज सिस्टम मीन्ड फॉर मेजरिंग बिजनेस एक्टिविटीज। अकाउंटिंग मतलब क्या है? ऐसा एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमिक इवेंट। स्टूडेंट्स, तमिलनाडु के बोर्ड से पढ़ाओ, कोई भी बुक देखो बच्चों। आई डोंट नो कि तमिलनाडु का बुक कैसा है, आप मुझे लगे तो फॉरवर्ड कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। बट द थिंग इज, कोई भी बुक से पढ़ा है बच्चों, बेसिक तो यही है, ठीक है। इवन मेरा महाराष्ट्र का, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र का बुक से भी मैंने सिखाया, तो स्टार्टिंग यही है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, टेंशन मत लो। बस आप मेरा टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आया तो बताना, ठीक है। आपको आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी की। पीडीएफ में क्या है? माला है, मतलब पीडीएफ सेंड कर देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इवेंट्स। तो देखो इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में क्या है। An economic event is known as happening of consequence to a business organization which consists of transaction and which are measurable in monetary terms। अरे बाप रे, बहुत ही डेंजर था ये तो। क्या था? ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ, ऐसा कुछ हुआ, कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस। कॉन्सिक्वेंस मतलब ऐसी कुछ घटना हुई, ठीक है, और टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या था? ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी टर्म्स मतलब मनी। बच्चों, ऐसा कुछ तो भी हुआ बिजनेस में जो आप मनी में काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जो भी इवेंट हुआ, जो भी घटना हुई, जो आप इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। पीडीएफ, अरे यार आप टाइप करते जाओ, अच्छे से करते जाओ यार, आपका बहुत सारे वर्ड मुझे समझते ही नहीं है। एक तो ठीक से हिंदी नहीं तो इंग्लिश टाइप किया तो भी समझेगा, ठीक है। सिस्टमेटिक, देखो अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है? सबसे पहला, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो भी हम डे बाय डे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेना देना जो भी हो रहा है, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, ठीक है। दूसरा, असर्टनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? सीधी सीधी बात, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो दूसरा फायदा ये है अकाउंटिंग करने का कि हमें समझ जाएगा, हम कैलकुलेट कर सकेंगे प्रॉपरली कि साल भर में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, असर्टनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अभी असर्टनमेंट मतलब क्या? कैलकुलेशन, ठीक है, डिसाइड करना, एनालाइज करना। तो क्या एनालाइज करना है? फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपके पास एक फ्रेंड आया और उसने बोला कि मुझे 50,000 रुपये अर्जेंट में चाहिए, तो क्या मुझे दे सकते हो? देखो, पहली बात तो आपकी दोस्ती, यारी, प्यार वगैरह सब बाजू में रखते हैं। आप किसी को भी पैसे देने के पहले क्या सोचोगे कि उसके पास क्या है, वो क्या करता है, राइट। अगर आपको पता है कि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसके पापा ने दी हुई है, उसके दादा ने दी हुई है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, कोई टेंशन नहीं, अपने पैसे किधर भी नहीं जाएंगे, पैसे तो मिलने वाले हैं। अगर आपको इस चीज़ की गारंटी होगी तो डेफिनेटली आप उसको पैसे दे सकते हो, दे दोगे, ठीक है। तो आपने क्या सोच के दिया? उसकी प्रॉपर्टीज। तो वैसे ही बैंक अगर मुझे लोन देगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में गया लोन लेने के लिए, बैंक में तो कुछ सोचती होगी ना कि मैं पैसे वापस कर सकूंगा या नहीं, मेरा प्रॉफिट कितना है, और अगर एक हर साल बिजनेस नहीं भी चला तो मेरे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये भी सब बैंक देखेंगी। तो ये जो स्टेटस देखा जाता है सामने वाले का, फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या है, इसके पास एसेट्स कितनी है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, और लायबिलिटी, लायबिलिटीज मतलब कर्जा, किसी को तो भी पैसा देना रहा तो हमारे लिए वो कर्जा होता है, दैट इज लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन भी हम असर्टन मतलब डिसाइड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ अकाउंटिंग। ये भी एक अकाउंटिंग का फायदा है। वी कम टू नो, हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाले के पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है। एसेट मतलब प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मतलब कर्जा, ठीक है। हाँ, कौन से पॉइंट बोल रहे हो आप? इसके पहले वाले, ठीक है, करता हूँ। ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट ना,
इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन, डाउट तो अच्छा है भाई। नाउ देखो, इवेंट मतलब क्या? इवेंट मतलब कोई भी घटना, ठीक है। अरे हाँ स्टूडेंट्स, देखो फॉर एग्जांपल कल मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, ये भी एक इवेंट है, समझ रहे हो? जब वो इवेंट पैसे के टर्म्स में होता है, ठीक है, जब वो इवेंट में पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन मतलब एज गुड एज एक ही है बच्चों, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिक इवेंट इकोनॉमिक इवेंट का मतलब ही ट्रांजैक्शन बोला तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम ट्रांजैक्शन वर्ड यूज करते जाएंगे नॉर्मली, ट्रांजैक्शन ज़्यादा इजी वर्ड है, इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक इवेंट ये वर्ड ज़्यादा करके यूज नहीं होगा आगे। दूसरी बात, फर्स्ट 2 पॉइंट्स जिसको डाउट था उसके लिए बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे क्या दिया है कि अकाउंटिंग करने का क्या फायदा, अकाउंटिंग किस लिए करते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ओके, पैसा आ रहा है, जा रहा है, परचेस है, सेल्स है, जो भी हो रहा है बच्चों, जो भी हो रहा है वो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रखेंगे। ये है फर्स्ट रीजन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वी हैव इन अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट, चलो मैंने सब कुछ लिख के भी रख दिया, ट्रांजैक्शन कि बिजनेस में क्या क्या हुआ, आया गया सब कुछ लिख के रखा, ठीक है। तो उसका क्या फायदा, वो किस लिए लिख के रखा? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑफ कोर्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में फायदा होगा। यस, ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन, नहीं नहीं नहीं, ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन नहीं, ऑल इकोनॉमिक इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन, ठीक है। इवेंट्स है उसके साथ इकोनॉमी मतलब पैसा भी आ गया तब वो ट्रांजैक्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, ऑफ कोर्स वो इवेंट होता है, इकोनॉमिक इवेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल, थर्ड मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और फोर्थ देखो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ओके। अकाउंटिंग का और एक फायदा क्या है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर को, रैशनल मतलब राइट डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, अब टाटा कंपनी है, नाम तो सुना ही होगा, टाटा लिमिटेड, और मैंने ऐसा सुना है कि जम्मू कश्मीर में टाटा कंपनी ने बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की तैयारी में है, ओके। आई डोंट नो द रियलिटी एग्जैक्टली, बस सुना है मैंने, रीड नहीं किया, कहीं पे न्यूज़ में नहीं देखा है। तो 370 ये सेक्शन निकलने के बाद बहुत चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही है, तो सुना है कुछ, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट हम देख रहे हैं। तो टाटा कंपनी की मैं बात कर रहा था बच्चों, टाटा कंपनी में मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है। बहुत पैसे पड़े हैं भगवान की दया से अपने पास, तो ये पैसे का क्या करें, तो मैंने सोचा टाटा कंपनी के शेयर्स खरीद लूँ, उसमें इन्वेस्ट करूँ। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि टाटा कंपनी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, ओके। देखना तो पड़ेगा ना भाई, हम जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काम की चीज़ है या नहीं, वहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और वो कमा रहे हैं कि वो भी लॉस में है, ये तो पता होना चाहिए। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर। तो अकाउंटिंग, जब टाटा कंपनी ने अकाउंटिंग की तो फायदा क्या हुआ? वो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर सके, टाटा कंपनी ने रिपोर्ट प्रोवाइड किया ना मुझे, जिससे मैं क्या ले सका? रैशनल डिसीजन ले सका, डिसीजन मेकिंग। तो इन्वेस्ट करे या नहीं करे, 4 कंपनी है, 1 2 3 4, 4 में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, ये डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? जब मुझे डेटा प्रोवाइड होगा, अकाउंटिंग का डेटा। तो सिस्टमैटिक अगर अकाउंटिंग मेंटेन होगा तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। चलो अब ये तो सिर्फ नाम मैंने रीड कर लिया क्योंकि आगे डिटेल में दिया हुआ है। ओके, तो इनवर्स ये स्टेटमेंट सुन लो, ऑल इकोनॉमिक इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन, ट्रू, ठीक है। ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन, फॉल्स। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, ट्रू।
ठीक है, वेदर ऑल इकोनॉमिक इवेंट्स और इवेंट्स आर द ट्रांजेक्शन। समझ गया होगा, आई होप आपको अभी समझ गया होगा। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट, फिर वो इकोनॉमिक नहीं भी रहा तो भी आंसर राइट है, लेकिन अगर इवेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा ही आना चाहिए, इकोनॉमिक इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या, जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बच्चों, फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है, सो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये समझता है कि साल भर में प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, कितना हुआ, सब कुछ। फॉर द, किस लिए बनाया जाता है, फॉर द बेसिक पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग टू इंटरेस्टेड ग्रुप। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको दिया जाता है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, इन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, मतलब क्या क्या किया सर एग्जैक्टली, इन्होंने साल भर का हिसाब रखा और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाया, समरी, कि साल में कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, या फिर प्रॉपर्टी कितनी है और लोन कितना है, सब कुछ। ठीक है, तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब कौन, क्रेडिटर्स मतलब पर्सन टू हुम वी ओज। क्रेडिटर मीन्स पर्सन टू हुम वी ओज, मतलब अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो वो मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, और अगर किसी को पैसे देने हैं, जब वो देख लेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि अच्छा खासा कमा रहा है तो खुश हो जाएगा ना, तो उसको देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैंक वालों को जरूरी हो जाता है ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो देखिए तो लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे ना। दूसरा, नेक्स्ट इज शेयर होल्डर, जो कंपनी में लोगों ने भरोसा किया है और शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ऑफ कोर्स उनको बताना जरूरी है कि साल भर का हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी क्यों बताना पड़ता है, टैक्सेशन पर्पस के लिए। ठीक है, और कंज्यूमर भी देख सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंज्यूमर को भी तो समझे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रही कंपनी, तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं कंपनी का। रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्रेडिटर्स, यानी जिसको फंसा देना है क्या, नहीं 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 नहीं, जिसको हाँ पैसा देना है, हाँ 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 समझ गए, भावना समझ गए आपकी। यस, जिसको पैसा देना है ना वो अपना क्रेडिटर, सिंपल। ठीक है, सप्लायर क्रेडिटर एक ही, जिसको पैसा देना है, कर्जा है भाई, इसको पैसा देना है, वो हमारा क्रेडिटर। फिर वो बैंक भी हो सकता है या कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ये रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ नहीं समझा मुझे आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेजर रिपोर्ट्स। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दो रिपोर्ट बनाना, कौन से, एक है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूट, मतलब आप क्यों पूछ रहे हो, इसका करना क्या है आपको, मतलब चलो मैंने बता दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूट क्या है, 4000 BC हमने देखा ना, तब से अकाउंटिंग यूज हो रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग यूज किया जा रहा है, तो उससे करना क्या है जान के, मुझे रिलेवेंट नहीं समझ रहा है। हाँ, जिससे पैसा लेना है वो हमारा डेटर होता है। यस, पैसा लेना रहा किसी से तो वो हमारा डेटर से। हाँ, यस, ऑब्जेक्टिव्स ये रूट कॉज है, इसकी वजह से अकाउंटिंग किया जाता है। ओके, यस, और दूसरी बात, आपको एग्जाम में नहीं आएगा ये, ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ सकता बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साइड से, आई डोंट नो एग्जैक्टली ऑफ कोर्स। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, दिस अकाउंट शोज वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस को साल भर में, इन दैट ईयर, पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये फाइंड करने के लिए एक अकाउंट्स ड्रॉ किया जाता है जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, P&L ऐसे लिखा जाता है उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमें समझता है कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। बच्चों याद रखना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब क्या, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, द स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमें क्या समझता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या एग्जैक्टली, कि बिजनेस के पास कितने प्रॉपर्टीज है और कितना लोगों का देना है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। देखो बच्चों, दो चीजें अलग है। इस साल मैंने 10 लाख रुपए कमाए, ये मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुआ, और मेरे पास
20 लाख की प्रॉपर्टी है और 15 लाख का लोन है, ये मेरा फाइनेंशियल पोजीशन हुआ, समझ रहे हो। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ऐसे वर्ड याद रखना। तो प्रॉफिट एंड लॉस रहा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें समझता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और बैलेंस शीट में समझता है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आगे। हाँ, ये भी एक याद रख लो, नोट। नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट दी इन्होंने। क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस इज अकाउंट वेयर एज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। याद रखना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस ये एक अकाउंट है, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट ये क्या है, स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट अकाउंट है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है बच्चों। मैं आपको एवरी टाइम रीड करते करते आपको बताते जा रहा हूं मैं, और आप बोलोगे सर इसके नोट्स दे दो, इसके नोट्स दे दो। हर चीज के नोट्स नहीं मिलते। ये टेक्स्ट बुक आपको दे दूंगा मैं, नोट्स मैंने कल जो सिखाया वो दे दूंगा, लेकिन हर चीज के नोट्स नहीं मिलते बच्चों। मैं एक्सप्रेस करता हूं, तब आप अलर्ट रहो। अब मैंने बता दिया, ये आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजिशन। तो इसकी अलग से नोट्स थोड़ी दूंगा मैं लिख के, यही याद रखना ऐसा। तो यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, मैंने अभी व्हाट्सअप भी किया है लेक्चर स्टार्ट होने के पहले। कल जो मैं जर्नल सिखा रहा था उसके नोट्स थे, और ये टेक्स्ट बुक है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा जिससे मैं टीच कर रहा हूँ। ठीक है, अलर्टनेस बहुत जरूरी है, तो क्योंकि हर चीज रिटर्न नहीं हो सकती। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल के लिए बनाया जाता है, मतलब पूरे साल में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। और जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। ठीक है, मतलब सिर्फ 31 मार्च ईयर एंड, उस दिन, वो डेट पे 31 मार्च के दिन मेरे पास कितना एसेट था, कितना लायबिलिटी था, ये बनाया जाता है। ठीक है, तो हाँ, ये बैलेंस शीट एक दिन का होता है और प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल के लिए। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना नहीं है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है वो समझो। सर सिंपल है, एक ही, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, जो इवेंट, देखो, दोज इवेंट दैट आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, अपना सपना, मनी मनी, जिधर मनी इन्वॉल्व है वो ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, सिंपल। ओके, तो जिस ट्रांजैक्शन में अमाउंट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को गुड्स दे दिए, और कितने के दिए वो भी नहीं पता, बस इतना बोला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में हम नहीं लिखेंगे। अगर अमाउंट दिया ना तो लिखेंगे, समझ रहे हो। यस, एक हमारा स्किल्ड लेबर था, वेरी नाइस एग्जांपल गिवन बाय मुजफ्फर। तो एक स्किल्ड लेबर था हमारा, और बहुत बड़ी एसेट थी हमारे लिए वो लेबर, मतलब एकदम एक्सपीरियंस था, उसकी डेथ हो गई तो लॉस हुआ। लेकिन ये लॉस हम इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं बता सकते ना, समझ रहे हो, तो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इवन डेथ क्या, मेरे बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है लेबर। हमारे पास जो टीम है, फॉर एग्जांपल क्लासेस की, हम 10 टीचर है, 10 टीचर मिलकर क्लास लेते हैं। सो ये जो 10 टीचर लोगों की टीम है, सबसे बड़ी एसेट है मेरी। तो बैलेंस शीट में मैं लिख नहीं सकता ना एसेट, टीचर की क्या वैल्यू लिखूं, समझ रहे हो। तो ये नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, तो ये रिकॉर्ड ही नहीं करना है। तो बस फाइनेंशियल कैरेक्टर अगर होगा, मतलब पैसा इन्वॉल्व होगा, तो वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, चलो, अब ये तो समझ लिया कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, डन। अब मेजरमेंट, मतलब पैसा देखो कितना अमाउंट है। तो ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शंस, अरे हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनिटरी यूनिट्स, मतलब रुपीज, पैसे। ऑफ कोर्स रुपीज में हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओहो, फाइनली हम पहुंच गए रिकॉर्डिंग पे। पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें रिकॉर्ड करना है, फिर हमने मेजर किया अमाउंट क्या लिखना है, फिर थर्ड फेज पे आया रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करते। तो वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि इकोनॉमिक इवेंट कौन सा है, एंड मेजर भी कर लिया आपने इन टर्म्स ऑफ मनी, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनिटरी टर्म्स। तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे वो मॉनिटरी टर्म्स में।
ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज। तो अगर एक ट्रांजैक्शन 5 जनवरी का है और दूसरा है 12 जनवरी का, तो ऑफकोर्स पहले 5th वाला लिखो फिर 12th वाला लिखो, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज सीक्वेंस। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग डन इन अ मैनर। रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है? इन अ मैनर दैट नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज एज पर वेल इस्टेब्लिश प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये ऐसे जितना याद रखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। चलो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर लिए, अब इसका कम्युनिकेशन लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर टू पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड। तो इंफॉर्मेशन जनरेट करना और कम्युनिकेट करना मतलब क्या? सीधी सीधी बात, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या समझता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ साल भर में, राइट, और बैलेंस शीट से समझता है कि कितनी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो हम ये कम्युनिकेट ही कर रहे हैं ना, तो ये हुआ कम्युनिकेशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। नाउ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चीयर्स बच्चों, ड्रिंक्स ब्रेक। ओके, नाउ कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज रियलाइबिलिटी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू होनी चाहिए, रियलाइबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी का अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग जिसका कर रहे हो तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एरर फ्री होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे तभी तो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो ना, प्रॉफिट या लॉस। फॉर एग्जाम्पल, गलती से मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला सैलरी का एक्सपेंस लिख 20,000, या फिर मैंने बोला उसको 70,000। मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला भाई मैंने सैलरी पे की, लिख 70,000। उसने गलती से मिस्टेक कर दी। क्या किया? गलती से मिस्टेक कर दी, उसने 17,000 लिख दिया। मैंने 70 बोला, उसने 17 सुना, मिस्टेक कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपेंस मेरा कम दिख रहा है, राइट, 70 की जगह 17,000 दिख रहा है, तो एक्सपेंडिचर कम दिख रहा है, तो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, जो गलत बात है। तो ऐसा ना हो, तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रियलाइबल, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीवेंस। रिलीवेंस में क्या है देखो, टू बी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट विल हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक, मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। ओके, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें टाइम पे मिले, ठीक है, इन टाइम, मस्ट हेल्प द प्रेडिक्शन एंड फीडबैक। तो इवन साथ में फीडबैक, जो प्रेडिक्शन है, जो अंदाजा लगा सकते हैं ना हम फ्यूचर में बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बिजनेस ग्रो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ऐसे हम प्रोडक्शन भी कर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं अकाउंटिंग डेटा देखकर, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो रिलेवेंट, काम की होनी चाहिए। जैसे आप डाउट पूछते हो बच्चों मुझे, सब रिलेवेंट होते हैं ना काम के, इरिलेवेंट भलता सलता कुछ नहीं पूछते, मतलब टॉपिक छोड़ के कुछ नहीं पूछते ना आप, तो ऐसा होता है रिलेवेंस, ठीक है, जो रिलेटेड है उससे। रिलेवेंस मतलब रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो किसी को भी इजीली समझ जाए, ठीक है। तो डिसीजन मेकर्स, फॉर एग्जांपल मुझे टाटा कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूं या ना करूं, ये डिसीजन लेना है, राइट, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा हो कि वो रीड करके मुझे समझ जाए मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो वो रीडेबल होना चाहिए इजीली। तो डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्ट, तो इंटरप्रेट, तो उसको इंटरप्रेट मतलब वो इंफॉर्मेशन समझते आना चाहिए, मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कंपैरेबिलिटी। अब कंपैरेबिलिटी क्या है? इट इज नॉट सफिशिएंट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट एंड रियलाइबल। सिर्फ रिलेवेंट और रियलाइबल से काम नहीं बनेगा, बट क्या चाहिए? इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट यूजर ऑफ द जनरल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर एबल टू कंपेयर various aspect of entity over different time period
एंड विथ अदर एंटिटीज। ओके, देखो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए कि जो कंपेरेबल हो। देखो, अगर मैं हर साल नया नया फॉर्मेट बनाऊंगा, चलो इस साल नया फॉर्मेट, सेकंड ईयर नया फॉर्मेट, थर्ड ईयर नया फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हर साल मैं फॉर्मेट बदलता गया ना, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा कि लास्ट ईयर मैंने कमाया था उसके कंपैरिजन में इस साल ज्यादा कमाया या कम। ठीक है, कंपैरिजन के लिए फॉर्मेट सेम होना चाहिए। और हाँ, सिर्फ हमारे पास्ट के साथ नहीं, मुझे अगर बाजू वाले के साथ कंपैरिजन करना है कि मेरे कॉम्पिटिटर ने कितना प्रॉफिट कमाया और मैंने कितना कमाया, तो हमारे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट सेम है, हमने सेम रिकॉर्ड, सेम सिस्टम फॉलो किया हुआ है, तो वो कंपेरेबल बनेगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी। तो डेटा ऐसा हो कि हम प्रीवियस ईयर के साथ भी कंपेयर कर सके और कॉम्पिटिटर मतलब दूसरे बिजनेस के साथ भी। ठीक है, easily predict the result of business, concept of consistency. Easily predict the result of business, concept of consistency. ओके, हाँ, कंसिस्टेंसी भी इसमें एक पॉइंट है बच्चों। कंसिस्टेंसी मतलब यही है कि हम सालों साल तक सेम अकाउंटिंग डेटा, सेम अकाउंटिंग का फॉर्मेट फॉलो करते जाए, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो डेफिनेटली हम बिजनेस में प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सब्जेक्ट का नाम ही है ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले बुक कीपिंग में एक ही चीज है, रिकॉर्डिंग फेज। इसमें क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखना, ये पार्ट बुक कीपिंग का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, समराइजिंग फेज है। ठीक है, ट्रांजैक्शन सब बुक कीपिंग में लिख के रखे, मतलब फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें फर्क है, अरे जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मैं जानता हूं, जब मैं सीए कर रहा था ड्यूरिंग दिस फेज, जब मैंने फेलियर भी फेस किया, सीए फाइनल के एग्जाम में मैं फेल हुआ था, तो तब मुझे रियलाइज हुआ था कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट में कितना डिफरेंस होता है। जब मैंने सीए कंप्लीट किया 2016 में, उसके बाद जब मैं सोसाइटी में कहीं पे जाता हूँ, सोसाइटी इन द सेंस फ्लैट वाली नहीं, कहीं पे बाहर जाता हूँ, तो तब जो वैल्यू मिलती है, तब जितना इंपॉर्टेंस मिलता है, हमें रिस्पेक्ट मिलता है, तब समझता है कि फर्क क्या है। अरे वो तो रिस्पेक्ट वाला, मार्केट वाला फर्क हो गया, लेकिन मैं ये वाली बात कर रहा था अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग कौन कर सकता है, कोई भी अकाउंटेंट कर सकता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्लर्क का काम है, जो जो एंट्री लिख के रख दो, ये कोई भी कर देगा। ठीक है, उसे बोलते हैं बुक कीपिंग। लेकिन उसके आगे जो किया जाता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग तो हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, उसके आगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, जो काम करना है, ये अकाउंटिंग होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्राइमरी स्टेज है, तो ये सेकेंडरी स्टेज है। ओके, ऑब्वियसली पहले रिकॉर्डिंग किया जाएगा, फिर अकाउंटिंग होगा ना, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट, इट इज रूटीन इन नेचर। तो बुक कीपिंग ये रूटीन है बच्चों, दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन हम रोज लिखते हैं ना, तो वो रूटीन का पार्ट है बुक कीपिंग। ठीक है, और इसके लिए कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप अभी नए नए हो कॉमर्स में, और आप सपोज महीना भर, 1 मंथ के लिए आपने क्लासेस कर लिए, अकाउंट्स के बेसिक आपको आने लग गया, आप भी अकाउंटिंग कर सकते हो। इसके लिए बहुत रॉकेट साइंस, ज्यादा स्किल्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें अकाउंटिंग की, स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड। इसमें स्पेशल स्किल नॉलेज होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। बच्चों, अगर बिजनेस के मैनेजरियल डिसीजन, मतलब बड़े बड़े लेवल, मैनेजर को अगर डिसीजन लेने हैं बिजनेस के लेवल पे, तो वो बुक कीपिंग, डे टू डे रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब अंबानी जी ने सोच लिया कि हमें स्टार्ट करना है हमारा बिजनेस जम्मू कश्मीर में, चलो चलते हैं, नया प्लान स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों क्या लगता है, वो कलेक्शन ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे रोज का कितना सेल होगा, आज कितना कलेक्शन आया, कल कितना आया था? अरे नहीं यार, वो क्या सोचेंगे कि इस साल, अगले 5 साल में हम कितना कमा सकते हैं, 10 साल में क्या कर सकते हैं, कितना टर्नओवर है, यहाँ पे कितने लोग आते हैं, हमारा इनकम कितने टाइम्स बढ़ेगा। तो ऐसे बड़े लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा ना। तो इसके लिए छोटे छोटे जो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है डेली, मतलब एक पर्सन को मैंने सैलरी पे की 20,000, तो अंबानी जी के और चेक करेंगे, हाँ भाई टिक कर दो, 20,000 इसने सैलरी दी, इसको 10,000 दिया और चाय पानी का खर्चा दिया। ऑब्वियसली नहीं यार, ये बुक कीपिंग का एक्सपेंस है। लेकिन मैनेजरियल डिसीजन, मतलब बड़े लेवल के डिसीजन लेने के लिए वो काम का नहीं है। ठीक है, के लिए चाहिए अकाउंटिंग। सो मैनेजरियल डिसीजंस कैन बी टेकन, तो अकाउंटिंग का यूज करके मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का नहीं, अकाउंटिंग का पार्ट है। ओके, तो
अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, बुक कीपिंग में तो सिर्फ जर्नल होता है और रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे चैप्टर 1 तो खत्म हो गया, क्या बात, सक्सेसफुली। स्टूडेंट्स चलो अब मुझे अभी फीडबैक दो बच्चों, फटाफट से टाइप करके बताओ, आर यू सेटिस्फाइड विथ टुडेज लेक्चर, या और कुछ सजेशन रहे तो वो भी बताओ। फास्ट। ओके, तो मिस्टर जाकिर हुसैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा 50% क्यों, मतलब क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था मैंने और 50% कंप्लीट होने के लिए। अरे धन्यवाद, धन्यवाद गोहर जी, सुल्तान जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स ठीक है, कोई इशू नहीं, एक दिन अपना, अरे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। टीचिंग का वे देखो, टीचिंग इज अ आर्ट, टीचिंग आता है इसलिए मैं टीचिंग में हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, एक टीचिंग होती है कि मैंने जो पहले दिन किया, मुझे ये आ रहा है, ये सीखो, दैट्स इट, तुम कुछ भी करो, मुझे यही आ रहा है, ठीक है। ये पहले वे था टीचिंग का। और सेकंड वे, आपको जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो पहले दिन मैंने अपना वाला मतलब राजेशाही काम किया, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, लेकिन ठीक है, नाउ आई रियलाइज कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। स्टूडेंट्स आई अप्रिसिएट एवरी वंस कमेंट, आप जितने भी बच्चे हो सब लोग मेरे लिए प्रेसियस हो, और सबका रिजल्ट मुझे निकालना है, अकाउंट्स में 30 में से 30 लाने हैं, ठीक है। तो आप बताते जाओ, बस इतना ही है कि एक टाइम पे सबकी बातें सुनना मुझे पॉसिबल नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है ना, अगर एक पर्सन बोल रहा है नहीं सर यही टॉपिक कंटिन्यू करो, बाकी लोग बोल रहे हैं सर नहीं ये टॉपिक कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं किसी का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उतना संभाल लिया करो। बस मैं टीचिंग का स्पीड मैंने थोड़ा सा आज गियर बदल दिया, मैं टॉप गियर में था, अभी थर्ड गियर पे आ गया हूँ, तो थर्ड गियर ही मेंटेन रखूंगा अभी, जब तक स्टार्टिंग के 4-8 दिन नहीं होते, आपको अच्छे से कमांड नहीं आती टॉपिक पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बचे हुए 2 मिनट है, 3 मिनट है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। नोटबुक वगैरह लेके बैठना अच्छे से, यस, डिस्कशन होना चाहिए एंड में, डिस्कशन होना ही चाहिए। बस प्रॉब्लम क्या है, डिस्कशन में एट अ टाइम जो आप टूट पड़ते हो ना, तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ रे, मुझे नहीं समझता आप क्या बोल रहे हो, इसलिए मैं रुक जाता हूँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ, मैं तो डिस्कशन के लिए रेडी हूँ, 1 बाय 1 हुआ तो, इसलिए तो मैंने चैट्स में आपको रिप्लाई करने के लिए भी बोला ना। आईसीटी इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय यू सर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, yes students, this is again nice comment, I am satisfied with this also। ठीक है, तो लतीफ़ सर के नोट्स अवॉइड करो और बाकी बुक्स सेंड, ठीक है। आप मुझे बुक सेंड करो ना पीडीएफ, मैं वो भी एक बार गो थ्रू करता हूँ, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूँ यार, आप कोई भी बुक उठाओ यार, कोई भी बुक उठाओ, यही लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, मैं आपको पूरा वर्ड टू वर्ड थोड़ी पढ़ के बता रहा हूँ, मैं तो नाम वहां से ले रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ ना, उसके अलावा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर भी आप अगर कुछ देख सेंड करना चाहते हो बुक्स वगैरह, मुझे सेंड कर दो, मैं उससे भी गो थ्रू करूंगा, मैं वो भी देखूंगा, और मुझे जो बेस्ट लगा आपके लिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो, अरे मैं मतलब मतलब मेरी तारीफ सुनने के लिए नहीं पूछ रहा था, मुझे बस इतना था कि ऐसे वैसे जाएंगे तो चलेगा ना, मुझे वो चेक करना था, ठीक है। हम यही वे फॉलो करेंगे, स्पीड नॉर्मल रहेगा, आप सेटिस्फाइड होने तक मैं रहूँगा, 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यस यस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको मैं टाइम दूंगा, मतलब आप रिटर्न वाले मुझे चाहिए एक्चुअली, ये चैट्स वाला नहीं, यूट्यूब वगैरह में आपको लिंक वगैरह सेंड करूंगा, तो बस टाइम मिले तो मेरे लिए थोड़ी तारीफ कर देना, ठीक है। अभी नहीं, उसको टाइम है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
सी यू टुमारो विद द सेम एनर्जी. ओके, बाय बाय, कीप स्टडिंग बच्चों.